प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के महान न्यायवादी की। ये सभी एग्जाम्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक संवैधानिक पद है। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, प्रथम व्यक्ति कौन थे, द्वितीय कौन थे। अब तक जो 16 बने हैं, हम 16 के नाम तो याद नहीं रख सकते, लेकिन पहले 2 के याद रखें, अंत में 2 के याद रखें आप। और एक क्रम पूछा जा सकता है, तो हम पहले 2 के जब याद रखेंगे तो हम क्रम का जवाब दे सकते हैं, या अंतिम 2 के आधार पर इनके कार्यकाल के क्रम को हम लिख सकते हैं। आजकल आरपीएससी और ये संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड गहराई से प्रश्न पूछने लग गए हैं। निचले स्तर से या ऊपरी स्तर से प्रश्न नहीं पूछते। पहले सिर्फ यही पूछा जाता था कि वर्तमान में कौन है इस पद पर, लेकिन आजकल इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि इनका क्रम पूछा जा सकता है, यानी कि हमें इनकी पूरी इन्स एंड आउट्स यानी संपूर्ण जानकारी हमें महान्यायवादी के पद की होगी, तभी हम महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। तो हम मित्रों शुरुआत करते हैं। भारत के सबसे प्रथम जो पहले महान्यायवादी थे उनका नाम एम.सी. सीतलवाड़। सीतलवाड़ साहब लगभग 13 वर्ष तक इस पद पर रहे, यानी 1950 से लेकर के मार्च 1963 तक। सबसे लंबा कार्यकाल है इनका। पहले यही व्यक्ति थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, बाद में ये मुंबई शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद ये दोनों पद हो गए, पहले महान्यायवादी और सबसे लंबा कार्यकाल। फिर आता है सबसे छोटा कार्यकाल किस व्यक्ति का रहा। ये नाम है सोली सोराब जी। ये इस पद पर 11 माह 23 दिन रहे। फिर नाम आता है सेकंड महान्यायवादी का। तो सेकंड महान्यायवादी थे सी.के. दफ्तरी। पंद्रहवें महान्यायवादी यानी जो वर्तमान में जो 16वें हैं, इनसे जो पहले थे वो थे के वेणुगोपाल। और वर्तमान महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। इन 4 नामों के आधार पर हम यदि क्रम पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से क्रम वाले प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं। अब चर्चा करते हैं हम इनसे संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 76 में नियुक्ति का प्रावधान है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। फिर आता है अनुच्छेद 88 यानी 88 में यह लिखा हुआ है कि संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार। या समितियों में महान्यायवादी भाग ले सकता है। मतदान नहीं कर सकता। मित्रों, भारत में एकमात्र पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में, बैठकों में, समितियों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते।
अब आता है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 ये कहता है कि महान्यायवादी को या किसी भी संसद सदस्य को वो संसद में क्या विचार व्यक्त करता है या संसदीय समितियों में क्या विचार व्यक्त करता है, उन विचारों के लिए किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। न्यायालय उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकते, न्यायालय किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकते। संसद के भीतर रखे गए विचारों पर महान्यायवादी या किसी सांसद पर न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकते। ये हो गया अनुच्छेद 105। तो इसमें अपने को 3 अनुच्छेद याद रखने, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 105। सांसदों को जो अधिकार मिले हैं वो सारे अधिकार महान्यायवादी को हैं, लेकिन वो एक अधिकार नहीं है, वो है कि इनको मतदान का अधिकार संसद में नहीं है। अनुच्छेद 143, इसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय किसी विधि संगत मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगते हैं। उस राय में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति की ओर से उपस्थित होते हैं। अब आता है महान्यायवादी के कार्य और शक्तियां। मित्रों, ये एक बहुत बड़ा पद है और भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं। भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी। इनके कार्य और शक्तियां। सरकार की न्यायालयों में पैरवी करना, सरकार को कानूनी परामर्श देना, और इस प्रकार इनकी कई शक्तियां और अधिकार हैं जो इनके पद से जुड़े हुए हैं। इनके पद का वेतन क्या होगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि इनके पद का वेतन वही होगा जो राष्ट्रपति तय करेंगे। संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार, मित्रों, इनके कार्य और शक्तियां बड़े व्यापक हैं और इन शक्तियों के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है, यानी इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो हम पढ़ेंगे। सीमाएं क्या क्या हैं, यानी लिमिट्स क्या क्या हैं इस पद की। वो ये है कि किस सरकार के खिलाफ कोई राय व्यक्त नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ राय व्यक्त नहीं कर सकते। किसी निजी कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं हो सकते।
इस प्रकार ये कुछ सीमाएं हैं ताकि ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी लाभ लालच के अपने पद पर कार्यरत रहें। अब थोड़ा सा किसमें ये आता है कि ये एक राजनीतिक पद नहीं है, लेकिन इस पद का जीवन और मरण ये सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों, जब सरकार चली जाती है, सरकार त्याग पत्र दे देती है या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो एक परंपरा बनी हुई है, नियम नहीं है। परंपरा के अनुसार महान्यायवादी अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको पसंद करें, इसको शेयर करें और इसमें जो कानूनी बारीकियां दी गई हैं वो आप बढ़िया तरीके से समझें ताकि आपके एग्ज़ाम में ये एक सहायता करे और आपके इसके राह में मील का पत्थर बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।